मैं अमित सर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल 90+ एकेडमी पर स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम लोग प्रतिशत के पार्ट 11 को देखेंगे। इसमें हम अभी भिन्नों पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जो कुछ क्वेश्चंस अभी हमने बाकी रखा था वो इस पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, मतलब प्रश्न संख्या 62 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग घरेलू सामग्री पर और 1/4 भाग मकान के किराए पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 630 शेष हो तो उस व्यक्ति की कुल आय तथा मकान का किराया क्या होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि उस व्यक्ति की आय क्या है और उसने मकान के किराए पर कितना खर्च किया है। ठीक है, चलिए पहले इसके हम बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। यहां दिया हुआ है कि वो आय का 2/3 भाग घरेलू खर्च पर और 1/4 भाग मकान के किराए पर आय। इस कंडीशन में जब प्रतिशत ना दिया हो, ध्यान रखिएगा कि जब प्रतिशत यहां ना दिया हो तो आप आय को क्या मानेंगे। आप आय को क्या मानेंगे तो आय बराबर आप मान लीजिएगा 1, कि उसकी टोटल जो आय है वो 1 है। आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि 1 बराबर क्या होता है 100%। 1 बराबर क्या होता है 100%। तो यहां प्रश्न में प्रतिशत ना देके उसका भिन्न में मान दिया है, प्रतिशत ना देके इसका भिन्न में मान दिया है, इसलिए हम आय का मान भिन्न में रखेंगे। तो यहाँ आय का मान 1 हो गया जिसका प्रतिशत मान होता है 100। ठीक है, अब कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग घरेलू सामग्री पर खर्च करता है। देखिए, अगर 2/3 भाग वो खर्च करता है तो बचाता कितना है ये हमें देखना है कि यदि 2/3 भाग वो खर्च कर देता है तो बचाता कितना है। ठीक, फिर आगे 1/4 भाग मकान के किराए पर खर्च करता है। ठीक है, तो इसका पहले हम क्या करेंगे, टोटल खर्च निकाल लेंगे। 2/3 और 1/4। 2/3 इसने घरेलू सामग्री पर खर्च किया है और 1/4 भाग मकान के किराए पर खर्च किया है। तो टोटल इसने खर्च कितना कर दिया। अब यहाँ इसको दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12, तो 12 से यहाँ हम अगर गुणा करते हैं तो ये आता है 8, यहाँ कट गया। 12 से अगर यहाँ 12 इसमें तो ये 4 होगा, 4 दूनी का 8। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 3 का में 3 और बटे में 12। तो टोटल इसका जो खर्च हो गया वो हो गया 11/12। ठीक है, जो टोटल इसका खर्च है वो 11/12 है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि शेष बच रहा है, तो आखिर में शेष इसके पास बचा कितना ये देखा जाए तो शेष कितना बचा। तो कुल आय 1 है और उसमें से 11/12, कुल आय 1 है उसमें से 11/12 उसने खर्च कर दिया है। तो शेष बचेगा कितना, यहाँ 12 से गुणा कर लेंगे और 12 में से 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, तो ये आएगा 1/12। शेष कितना बचा 1/12। तो अब हमारे पास जो दिया हुआ वैल्यू है कि 1/12 जो शेष बच रहा है उसका मान है 630। तो अब यहां से एक पूरा आय अगर हम निकाल दे, पूरा आय यदि निकालते हैं तो होता है 630 गुणे 12, इसका गुणा कर देते हैं 0 हो गया। 12 3 36 का 6 हासिल 3 बचा। अब 12 6 का 72 और 3 75, तो ये हो जाएगा 7560। ये हो गई इसकी टोटल आय, मतलब एक का जो मान आ गया वो आय को बता रहा है। तो इस व्यक्ति की जो आय है वो है 7560 रुपया। टोटल इस व्यक्ति की आय है 7560 रुपया। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि उसकी आय बताइए, कुल आय। तो कुल आय तो मैं यहाँ निकाल दिया। दूसरा दिया है मकान का किराया।
तो देखिए मकान के किराए पर उसने कितना खर्च किया है, तो 1/4 भाग खर्च किया है। तो यहाँ पर ये तो 1 हो गया। और दूसरा, अगर हमें मकान का किराया निकालना है, मकान का किराया, अगर मकान का किराया निकालना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 7,560 का 1/4 भाग, इसको हम कटा दिए, ये हो जाएगा 7 कम 4, ये 35 हो गया, 4 8 32, 3 बच गया, 4 9 36, मतलब 1890। 1890 है ये इसका मकान का किराया हो गया। ये अब आपको मैंने बेसिकली इसलिए बताया कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। अगर आपको एग्जाम में इस प्रश्न को सॉल्व करना हो तो आप डायरेक्ट यहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट माइंड में इसको जोड़ सकते हैं कि 11/12 शेष जो बचेगा वो होगा 1/12। तो 1/12 बराबर आप 630 रख देंगे तो 1 का मान निकल जाएगा, जो ये मान आएगा। उसके बाद इसका 1/4 निकाल देंगे तो ये मान आएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब स्टेप्स आपको बहुत ही हल्का लगेगा, आप बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अगर इसके कंसेप्ट को समझ गए तो। ठीक है, चलिए छात्रों, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 63 प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग घरेलू सामग्री पर, 2/5 भाग मकान के किराए पर और 1/10 भाग बीमा पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 4,000 रुपया शेष हो तो उस व्यक्ति की कुल आय बताओ तथा उस व्यक्ति की बीमा पर खर्च बताओ। ठीक है, आप वही बेसिक मेथड अपनाइए। टोटल आय जो होगा, यहाँ पर जो टोटल आय होगा वो 1 के बराबर होगा। अब जितने ये भाग आ रहे हैं इसी के पार्ट हैं। ठीक है, जैसे इसमें 1/4 भाग इसने किस चीज पर खर्च किया है, घरेलू सामग्री पर। दूसरा है 2/5 भाग ये खर्च किया है मकान के किराए पर। और तीसरा है 1/10 भाग ये खर्च किया है बीमा पर। ठीक है, अब यहाँ देखिए इन तीनों का एलसीएम यदि हम निकाले तो इन तीनों का एलसीएम होगा 20। ठीक है, अगर ये तीनों का एलसीएम 20 है तो यहाँ से 20 को 4 से भाग देंगे तो यहाँ आएगा 5, यहाँ 20 को 5 से भाग देंगे तो बचेगा 4, और 4 का 2 से गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ 10 से 20 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2, और एलसीएम हो गया 20। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 और 5 15, तो 15/20, 15/20 कट के हो गया 3/4। ठीक, ये कितना खर्च हो गया, 3/4 तो कुल खर्च है। ये जो मान निकला है ये खर्च का मान निकला है, कुल खर्च कितना है 3/4 है। तो शेष कितना बचा, शेष, तो आप शेष अब डायरेक्ट आप इसमें से इसको ना घटाइए, डायरेक्ट आप शेष निकाल दीजिए। जैसे कि यहाँ पर 3/4 है तो शेष निकालना है तो 4 में से 3 गया कितना होगा 1, 1/4, तो शेष कितना हो गया 1/4। ये अब फास्ट करने का स्टेप है। जैसे यहाँ 3/4 खर्च हो गया है तो बचा कितना, शेष बचा कितना, तो 4 में से 3 को घटा दीजिए, बच गया 1/4। मतलब नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा देंगे, जो उत्तर आएगा वही आपका शेष होगा। अब यहाँ पर 1/4 आप यहाँ लिख देते हैं, 1/4 यहाँ लिखते हैं, और 1/4 का मान कितना दिया है तो 4,000 रुपया। जो शेष बच रहा है वो कितना हो रहा है 4,000 रुपया। तो 1 बराबर हो जाएगा 4 × 4 16 और 3 0 16,000 रुपया। मतलब ये इसकी जो आय है वो कितनी है 16,000 रुपया है। तो पहला इसमें जो पूछा है कि उस व्यक्ति का आय कितना है, तो व्यक्ति की कुल आय हो गई 16,000। अब दूसरा इसमें पूछा है कि उस व्यक्ति की बीमा पर खर्च बताओ, तो बीमा पर खर्च आप यहां लिख सकते हैं, बीमा पर खर्च, बीमा पर खर्च हो गया 16,000। कुल आय का कितना कितना प्रतिशत है, तो 1/10 भाग बीमा पर खर्च करता है। तो इसका 1/10 यहाँ कर दिए, कट गया, टोटल आ गया 1600 रुपया। तो 1600 रुपया ये बीमा पर खर्च करता है और कुल इसकी आय जो है 16,000 रुपए है।
तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 62 और 63 ये बिल्कुल एक पैटर्न में था, तो आप सभी लोगों को समझ में ये आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, प्रश्न संख्या 64। ठीक है, देखिए इसको, अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है पहले इसे हम लोग पढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 2/5 भाग पेट्रोल खर्च पर और शेष का, देखिए यहाँ आ गया, इसके पीछे भी मैंने यह क्वेश्चन कराया था लेकिन वह पैटर्न प्रतिशत पर था और अभी यह पैटर्न फ्रैक्शन पर आ गया है। तो शेष आय का 1/3 भाग मकान के किराए पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 1200 रुपया शेष बचते हो तो उस व्यक्ति की कुल आय क्या होगी। ठीक है, आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जब फ्रैक्शन में दिया रहे तो कुल आय अपने आप में कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं, अगर ये मान ले कि 1 मान लिया जाए कि जो इसकी आय है वो 1 है और 1 किसके बराबर है, तो मान लेते हैं x के बराबर है। 1 किसके बराबर है, तो x के बराबर है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे x। ठीक है, इसको मान लेंगे x। अब कह रहा है कि x का 2/5 भाग पेट्रोल पर खर्च कर दिया। अगर 2/5 भाग खर्च कर दिया है तो इसके पास बचा कितना। ठीक है, इसके पास बचा कितना, अगर इसे निकालना है तो इसके 2 तरीके हैं। एक, आप 1 में से इसको घटाएंगे तो ये 5 होगा, 5 में से 2 गया 3/5। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन अगर आप थोड़ा और स्पीड में करना चाहते हैं तो ये चीज मैंने आपको यहां बता दिया कि डायरेक्ट अगर उसने 2/5 भाग पेट्रोल पर खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना। सवाल यह है कि जो बचेगा तभी तो उसके बाद वो उस किसी और चीज पर खर्च करेगा। तो हमें यह देखना है कि अगर वो पहली बार अगर खर्च कर रहा है तो पहली बार उसके पास बचत कितनी की हो रही है। तो जब 2/5 भाग खर्च कर दिया तो बचा कितना, तो सीधे 5 में से 2 को घटा दीजिए। 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3/5। तो उसके पास बचा कितना, तो 3/5 भाग बच गया। मानी ये जो x रुपया है, x रुपया का उसने 2/5 भाग तो खर्च कर दिया, लेकिन इसी x का 3/5 भाग अभी भी बचा हुआ है। अब इसमें से जो कह रहा है शेष मतलब अब इसमें से शेष का मतलब कि जो बचा है उसका 1/3 भाग मकान के किराए पर खर्च कर दिया। अगर इसका उसने खर्च कर दिया कितना, 1/3 भाग, तो उसके पास अभी भी बचेगा। वो कितना बचेगा, तो 3 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2/3। तो अभी भी इस पूरे अमाउंट का 2/3 भाग बचा हुआ है। यदि उसने 2/5 भाग x का 2/5 भाग पेट्रोल पर खर्च कर दिया तो x का 3/5 भाग अभी बचेगा, ये अमाउंट बच जाएगी। फिर अगर उसने इसी आय का 1/3 भाग मकान के किराए पर खर्च कर दिया, इसका 1/3 भाग अगर मकान के किराए पर खर्च किया है तो अभी भी बचेगा, जो होगा 2/3 भाग। जो 2/3 भाग होगा वो इसका होगा, ये बचा हुआ भाग होगा। तो 2/3 भाग अभी भी बचा है और कह रहा है यदि उसके पास अभी भी 1200 रुपये बचते हो, मतलब इतने का ये जो बचा हुआ जो मान है वो किसके बराबर है, तो आप यहां देख सकते हैं 1200 रुपये के बराबर है। ठीक है, अब हमें अगर यहां से x का मान निकल जाए तो हमारा उत्तर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए x गुणे यहाँ 6/15, 6/15 और ये 1200, ये कट गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो x बराबर 15 दूनी का 30 और 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, हो गया 3000। तो उसका जो आय था वो कितना था, 3000 था। आई होप आप लोगों को ये भी कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे छात्रों। ठीक है, यदि आपको कोई भी डाउट के लिए अगर डाउट होता है तो तुम लोग आप मेरे व्हाट्सएप पर अपने डाउट को क्लियर जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप एकदम बिल्कुल ऑफलाइन की तरह क्लास मेरा करें और उसका एक बेहतरीन नोट्स तैयार करिए, जिससे आप आगे आने वाले कोई भी परीक्षा हो सबके लिए एक अच्छा नोट्स रहे जो आपको एक बेहतर मार्क्स लाने में आपकी मदद करे।
अगला क्वेश्चन है 65, प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 देखा जाए, एक व्यक्ति अपनी आय का 2/7 भाग बच्चों की पढ़ाई पर, फिर देखिए इसमें आ रहा है शेष आय का 1/4 भाग घरेलू सामग्री पर और शेष का 5/8 भाग मकान के किराए पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 4500 शेष हो तो व्यक्ति की कुल आय बताइए। ठीक है, मान लेते हैं कि जो व्यक्ति की आय है वो 1 है और उसके बराबर में मान लेते हैं कि उसकी संख्या कितनी है, x। अगर उसकी आय 1 है और वो किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है, तो अब पहले हम ये देखेंगे कि उसने कितना कितना खर्च किया। तो पहली बार उसने 2/7 भाग खर्च कर दिया। मान लेते हैं कि x का 2/7 भाग उसने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किया। तो यदि 2/7 भाग खर्च किया तो उसके पास बचा कितना, तो बचा कितना इसका पता करने के लिए आप 7 में से 2 को घटा देंगे। 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5/7। तो अभी बचा कितना है, 5/7। तो आप ये कह सकते हैं कि जब बच्चों की पढ़ाई पर उसने पैसा खर्च कर दिया तभी अब तब पर भी उसके पास अभी x का 7/5 भाग बचा हुआ है। ठीक है, तब पर भी अगर उसने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर दिया उसके बाद भी अभी x का 5/7 भाग बचा हुआ है। फिर आगे जो शेष है, ये जो शेष बचा है उसका 1/4 भाग घरेलू सामग्री पर खर्च कर दिया। तो जो खर्च कर दिया उसे हटा दीजिए। आप ये देखिए कि उसके पास बचा कितना है। तो 1/4 अगर उसने खर्च किया तो बचा कितना, 4 में से 1 गया 3, तो बचेगा। अब इसका इस टोटल का 3/4 भाग अभी भी बचा है। अगर हम x को पूरा माने हैं, मतलब x को हमने आय माना है, तो इस आय का अगर हम इतना मान निकाल दे तो वह आय का जो शेष बचा होगा वो निकल जाएगा। फिर इसके बाद भी कह रहा है कि शेष का जो बचा हुआ ये जो वैल्यू है उसका 5/8 भाग मकान के किराए पर खर्च कर दिया। तो जो खर्च कर दिया उसे हटा दीजिए, बचा कितना है ये देखिए। तो अगर खर्च किया 5/8 तो बचेगा कितना, 8 में से 5 गया 3, बचेगा कितना, 3/8 अभी भी बचेगा। अब ये हो गया कि उसके पास इन तीनों चीजों पर खर्च करने के बाद कितना बचा है। तो x का इतना भाग बचा हुआ है, x का इतना भाग बचा हुआ है जिसका मान कितना दिया है, 4500 रुपया। जो शेष बचा है वो 4500 रुपया है जो इसके x के भाग के बराबर है। तो आप यहां नोट कर लीजिए कि 4500 इसके बराबर हो गया। अब यहां से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये देखिए 3 गुणे 3 9 और 9 पचे 45, तो ये पूरा ये कट गया 45, ये हो गया 100, ये हो गया 100। अब यहाँ x यहाँ लिख सकते हैं x बटा में यहाँ गुणा कर लीजिए 7 का 28, 7 का 28 गुणे 8 बराबर 100। अब इसका इसमें गुणा कर लीजिए, x बराबर ये डायरेक्ट 2 जीरो बढ़ा दो और इसका गुणा करके यहाँ 8 × 64 का 4, बचा कितना 6। फिर यहाँ 8 दूनी का 16 और 6 होता है 22। तो टोटल जो अमाउंट है 22। तो उस व्यक्ति का जो आय था वो 22,400 रुपया था जो इस प्रश्न में पूछा है कि कुल आय बताइए। तो ये हो जाएगा 22,400। ठीक है, तो आपको यह कंसेप्ट बिल्कुल समझ में अब आ गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 66 मतलब कि प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। देखिए इस प्रश्न में पहले ये हेडिंग में बता दूं, यह प्रश्न जो है संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 50% व 80% अधिक हैं। दो जो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से 50% और
80% अधिक है। ठीक है, तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। तो कह रहा है कि जो दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से 50% और 80% अधिक है। जैसे मान लेते हैं कि ये जो संख्या है, तीसरी संख्या है, जो कितना है वो 100 है। जो कितना है वो 100 है। ठीक है, अब कह रहा है कि पहली संख्या, जो दो संख्याएं तीसरी संख्या से 50% और 80% अधिक है। तो ये मान ले कि ये पहली संख्या हो गई, तो अगर इससे यह 50% अधिक होगी तो ये कितना हो जाएगा 150। और ये दूसरी संख्या है, तो अगर इससे वो 80% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अब कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो मान लो कि ये हो गई दूसरी संख्या और ये हो गई पहली संख्या। तो सवाल में पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। जो पहली संख्या है उससे कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो अब यहां आप देख लेंगे कि अगर अधिक है, पहले ये निकाल दिया जाए, तो 180 में से 150 को यदि हम घटा देते हैं तो 30 अधिक है। जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना अधिक है, 30 अधिक है। अब इसका मान पूछा है प्रतिशत में, इसका जो मान पूछा है वो पूछा है प्रतिशत में। ठीक है, तो अब प्रतिशत में इसका मान निकालेंगे तो 30 हो गया और पहली संख्या कितनी है 150 हो गई, गुणे हो गया 100। इसको कटा देंगे तो ये हो गया 5, ये कट के हो गया 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20%। तो कितना अधिक है, तो 20% अधिक है। क्योंकि देखिए ये 180 है और ये 150 है, ये कितना अधिक है तो 30 अधिक है। अब सवाल को समझिए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। जो पूछा है मान कि प्रतिशत किससे अधिक है, तो पहली संख्या से। तो पहली संख्या 150 है, कितना अधिक है तो 30 अधिक है। तो 30 150 का कितना प्रतिशत है मैंने निकाल दिया यहाँ 20%। ठीक, ये मेथड नंबर 1 हुआ। इसको हम एक दूसरे तरीका से भी सॉल्व करेंगे। देखिए मान लेते हैं ये पहली संख्या 1 है, अगर तीसरी संख्या यहाँ a, यहाँ b और यहाँ इसको c कर दीजिए। ये a हो गया, ये b हो गया और c हो गया। मान लेते हैं कि यह संख्या 1 होगी, c को आप 1 मान लीजिए। अब कह रहा है पहला 50% अधिक है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। ठीक है, और यहाँ पर 80% है, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 4/5। 4/5, 80% को कटाएंगे तो 4/5 आएगा। अब देखिए इससे यह अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है, तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये 5 है, ये 4 अधिक है, इसकी अपेक्षा में 4 अधिक है। तो आप यहाँ लिख देंगे 9/5। ठीक है, यह कितना अधिक है, तो यहाँ लिख देंगे 50, 2 अधिक, 1 अधिक है तो 2 और 1 3, यहाँ 2 3/2, ये आपका हो गया इसका अधिक। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेते हैं। इनका हम एलसीएम ले लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है। यहाँ देख लिए 2, 5 और 1 का एलसीएम लिए तो 10 हो जाएगा। 10 से गुणा कर देंगे, अगर यहाँ 10 से गुणा कर दिए, यहाँ भी 10 से गुणा कर दिए और यहाँ भी 10 से गुणा कर दिए, तो ये कट के हो जाएगा 5, तो यहाँ हो गया 15, ये कट के हो जाएगा 2, तो यहाँ हो गया 18 और ये कट के हो गया 10। ठीक है, अब आप यहाँ देख लीजिए कि यह कितना अधिक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 3 अधिक है। अभी जो b का जो मान है वो a से 3 अधिक है, तो 3 15 का कितना प्रतिशत है आप यहाँ निकाल दीजिए। ये कट के हो गया 20%। ये कितना अधिक है, तो 20% अधिक है। ठीक है, आई होप आपको जो भी समझ में आए। अगर पहले वाला मेथड आपको आसान लगता है तो पहले वाले से करिए, अगर दूसरा वाला मेथड आपको समझ में आ रहा है तो दूसरे से करिए। जो आपको लगे कि जो आसान है आप उससे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए इसके आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कह रहा है प्रश्न संख्या 66, सॉरी ये तो हो चुका है। कह रहा है यहाँ पर
प्रश्न संख्या सॉरी यहाँ आप चेंज कर दीजिए 67। प्रश्न संख्या 67 कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ठीक, आप वही मेथड अपनाइए, ये ए, ये बी और सी। अगर ये 100% है, ठीक है, तो कह रहा है कि जो दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। ठीक है, अगर यहाँ से 100 से अगर 30 घटा देते हैं, अगर इसको 30 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 70, और यहाँ से 37 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 63। मतलब कि सी के हिसाब से यह 63 है, सी के हिसाब से ये 70 है। अब आगे कह रहा है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। जैसे अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 9 की कमी आ रही है। कितने की कमी आ रही है? 9 की कमी आ रही है। मतलब बी जो है ए से 9 कम है। तो कह रहा है, तो बताइए कि दूसरी संख्या पहले संख्या से, देखिए पहली संख्या से कंपेयर किया जा रहा है कि पहली संख्या से कितना प्रतिशत है। बात को समझिएगा, पहली संख्या से कितना प्रतिशत है। तो यहाँ जो पहली संख्या वो 70 है, तो 70 है, सॉरी यहाँ 9 नहीं होगा, यहाँ तो 7 होगा ना, यहाँ 7 होगा। 70 में से 63 घटेगा, 7 होगा। ठीक है, मिस्टेक से मैंने यहाँ नोट कर दिया। देखिए यहाँ 7 होगा। तो अब यही कह रहा है कि पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो पहली संख्या अगर 70 है तो 70 का 7 कितना प्रतिशत है, यहाँ हमें निकालना है। 70 का 7 कितना प्रतिशत है, आप यहाँ निकाल दीजिए। ये कट के हो गया 10 और ये कट के हो गया 10, तो कितना प्रतिशत आया, तो 10%। ठीक है, तो जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ आया 10%। आप दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो 7 कम है, और वह प्रतिशत में मान कितना होगा, तो 10% के बराबर होगा। तो आप कहेंगे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 10% कम है। आई होप यह क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग चर्चा करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है 68, प्रश्न संख्या 68 कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% और वह 19% कम है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ये हो गया आपका पहली, दूसरी और ये तीसरी। अगर ये तीसरी 100 है तो दूसरी जो होगी इससे कितना कम है, 19 कम है। 19 का मतलब कि जो दूसरी होगी वो 81 होगी, और वो पहली जो इससे 10 कम है, तो ये होगा 90। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका डिफरेंस कितने का है, तो इसका डिफरेंस आ रहा है 9। मतलब कि ए जो है बी से 9 अधिक है और बी जो है ए से 9 कम है। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। मैंने देखिए जो कंपेयर किया जा रहा है वो पहली संख्या से कितना कम है, तो पहली संख्या से जो दूसरी संख्या है वो 9 कम है, तो वह प्रतिशत में मान क्या होगा, तो यहाँ 9 और पहली संख्या 90 गुणे 100 कर देंगे, तो ये कट गया, ये आ गया 10, ये कट के आ गया 10%। तो कितना कम है, तो 10% कम है। आई होप ये चीज आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे मिश्रण पर आधारित प्रश्न। मिश्रण पर आधारित प्रश्न, देखिए मिश्रण पर आधारित प्रश्न क्या है, कैसे होता है। एक 200 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी है। मतलब कोई मिश्रण है उसमें दूध और पानी मिला के 200 लीटर है। दूध की मात्रा 90% है। कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि दूध 60% हो जाए। ठीक है, कितना लीटर दूध मिलाया जाए कि दूध 60% हो जाए। जैसे मान लीजिए कि ये एक बर्तन है, तो इसमें दूध और पानी दोनों है। ठीक है, दूध और पानी दोनों है, और यह मिश्रण अपने आप में कितना % है, तो 100% है। ठीक है, 100% में कह रहा है कि 90% जो है दूध है। कह रहा है कि 90% दूध है,
तो आप यहाँ बता सकते हैं कि 10% क्या होगा, पानी होगा, क्योंकि दोनों का जो योग होगा वो 100 के बराबर आना चाहिए। मिश्रण अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। यहाँ मैं आप लोगों को सिर्फ बेसिक चीज बता रहा हूँ, इसका हल बिल्कुल इजी है, बिल्कुल एक लाइन में इस प्रश्नों को हल करना मैं आपको सिखाऊंगा। यह कंसेप्ट को जरा समझिए। अगर मिश्रण 100% है तो 90% दूध हो गया, तो इसमें और कितना जोड़ दे कि 100% हो जाए, तो 10%। तो आप यहां मानेंगे कि पानी कितना है, 10% है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें पानी मिला दिया जाए, और तो जब पानी मिलाया जाएगा तो यह जो मात्रा है वो 60% हो जाए, जो दूध की मात्रा है वो 60% हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि 100 बनाने के लिए ये कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इसमें सोचना क्या है कि अगर कोई मिश्रण में दूध और पानी है, तो अगर उसमें हम पानी मिलाएंगे तो क्या दूध के मान में फर्क आएगा, क्या दूध के मान में फर्क आएगा? तो बिल्कुल फर्क नहीं आएगा, क्योंकि उस मिश्रण में हम पानी मिला रहे हैं, तो पानी का जो मान है लीटर में वो बढ़ेगा, लेकिन किसका मान स्थिर रहेगा। इस तरह के प्रश्नों को हमको यही देखना है कि किसका मान स्थिर रहेगा। हमारा कंसेप्ट यही है कि इस प्रश्न में हमें यही देखना है कि किसका मान स्थिर रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम पानी मिलाएंगे तो पानी का मान तो बढ़ेगा, लेकिन उस अन्य पदार्थ का जो उसमें मिलाया गया है, जैसे कि दूध है, उसकी मात्रा क्या रहेगी, बिल्कुल स्थिर रहेगी। देखिए, मात्रा स्थिर रहेगी, प्रतिशत स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि मिश्रण का योग होता है 100। चाहे मिश्रण कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अगर उनका योग हम मानेंगे तो 100% मानेंगे, लेकिन जो उसमें क्वांटिटी है, मात्रा है, जो लीटर में है, वो अगर उसमें न मिलाया जाए, जिस पदार्थ को न मिलाया जाए, वह पदार्थ अपने आप में बिल्कुल क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, और उसका मान प्रतिशत में घटता जाएगा, उसका मान प्रतिशत में घटता जाएगा। जैसे अगर दूध और पानी है, अगर सिर्फ पानी मिलाएंगे तो प्रतिशत का मान जो है, दूध का जो प्रतिशत का मान है वो घटता जाएगा, और पानी का प्रतिशत का मान ऊपर मतलब बड़ा होता जाएगा। लेकिन दोनों को जोड़ा जाएगा तो दोनों मिलाकर 100% ही होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट आप अपने दिमाग में बैठाइएगा कि किसका मान कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ 60% है, तो 60% प्रतिशत में कम तो हो गया है ये, लेकिन जो दूध की मात्रा इसमें मौजूद थी, क्या वो अभी भी नहीं मौजूद है? क्या अभी भी मौजूद है कि नहीं मौजूद है? तो ये बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि हमने ना इसमें से दूध निकाला है और न ही दूध को इसमें मिलाया है। तो जाहिर सी बात है कि इस मिश्रण में जितनी दूध की मात्रा थी, आज भी दूध की मात्रा या अभी भी दूध की मात्रा उतना ही रहेगा। तो आप कहेंगे कि इसमें दूध की मात्रा जो है कांस्टेंट है, स्थिर है। आई होप आप लोगों को यह क्लियर हो गया। ये जब 60 हो गया तो ये 40 हो गया, लेकिन जब दूध 90% था तो भी x लीटर था, और जब दूध 60% भी हो गया तो भी x लीटर हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें पानी मिलाया गया है तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन यह दूध की मात्रा हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, स्थिर रहेगी। अब देखिए इस प्रश्न को मैं कैसे बिल्कुल लॉजिकली एकदम इजी से सॉल्व कर रहा हूं। स्थिर देखना है, स्थिर कौन, स्थिर कौन, बस आपको ये सोचना है कि स्थिर कौन, तो दूध की मात्रा स्थिर है। ठीक है, तो मान लीजिए कि 200 लीटर में पहले 90% दूध की मात्रा थी। मान लीजिए कि पानी मिला दिया गया, कुछ भी मिलाया गया हो, पानी कुछ भी मिला दिया गया हो। जब यह पानी मिला दिया गया तो यह x लीटर हो गई, यह x लीटर हो गई, और इसका 60% दूध हो गया। ठीक है, अगर यहाँ 100% को यहाँ 100 लिखेंगे, यहाँ भी 100 लिखेंगे तो 100 कट जाएगा, तो हमें 100 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब चाहे 200 का 90% निकालिए या x का 60% निकालिए, दोनों का मान क्या आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा, क्योंकि यह मान किसका है, दूध का है। दूध इसमें भी उतना ही है, दूध इसमें भी उतना ही है, क्योंकि दूध को न मिलाया गया है और न ही उसमें से निकाला गया है।
लेकिन प्रतिशत पानी के मिला देने की वजह से जब ये 60 हो गया है तो इसकी मात्रा बढ़ गई है, तो इस x में 60 बराबर उतना ही दूध और 200 में 90 बराबर उतना ही दूध। अब यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इसको अगर हम कटाते हैं, पहले इसको 30 से कटा दे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है, और इसको कटा दे तो ये हो जाएगा 100। तो सीधे सीधे हो गया x बराबर 300 लीटर, x बराबर 300 लीटर। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि टोटल पहले तो 200 लीटर था, इसमें मिलाया क्या गया है, पानी मिलाया गया है, और पानी मिलाने के बाद ये 300 लीटर हो गया है। तो कितना पानी मिलाया गया, तो 100 लीटर पानी मिलाया गया, 100 लीटर पानी मिलाया गया, क्योंकि इस 200 में जितना अधिक हुआ है वही पानी इसमें मिलाया गया है। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि दूध 60% हो जाए, तो आप कहेंगे कि 100 लीटर पानी मिलाया जाएगा तो दूध क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। छात्रों इसी कंसेप्ट पर, स्थिर कौन है के कंसेप्ट पर हम इस मिश्रण के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 प्रश्न संख्या 70 कह रहा है कि एक 300 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें 80% दूध की मात्रा है, कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि दूध 60% हो जाए। देखिए यहाँ पर 80 है और यहाँ क्या हो जाए, 60 हो जाए। पानी जब मिलाया जाएगा तो दूध क्या रहेगा, दूध क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, दूध क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। तो आप यहाँ निकाल देंगे कि 300 का 80, 300 का 80 तो x का 60 आपस में क्या है, बराबर है। चाहे 300 लीटर का आप 80% निकालिए या x का 60% निकालिए, दोनों में दूध की मात्रा बिल्कुल बराबर रहेगी। ठीक है, अब यहां से हम कटा देते हैं, कटाते हैं अगर तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, ठीक है, और ये कट के हो गया ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो गया 400 लीटर, x बराबर हो गया 400 लीटर। देखिए अगर इसको हमने 20 से कटाया तो ये 3 बार हो गया, अब 20 से इधर भी कटाया तो ये 4 हो गया, इस 3 को 300 से कटा दिया तो ये 100 हो गया, तो x बराबर 400 लीटर। ठीक है, तो अभी पहले प्रारंभ में कितना था, 300 लीटर था, अभी कितना हो गया, 400 लीटर हो गया। ठीक है, तो 400 लीटर भाई कैसे हो सकता है, क्या मिलाया गया है, तो पानी मिलाया गया है। तो 300 से कितना अधिक है, तो पहले तो 300 था, अभी ये कितना हो गया, 100 लीटर अधिक हो गया, या 100 लीटर क्या मिलाया गया था, तो पानी मिलाया गया था। ये हमारा आंसर आ गया। तो टोटल कितना मिलाया जाएगा, तो 100 लीटर। कह रहा है कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि दूध 60% हो जाए, तो 100 लीटर मिलाया जाएगा हमारा आंसर। इससे कितना अधिक आया, 100 लीटर है तो 100 लीटर मिलाया जाएगा, और 100 लीटर पानी जब मिलाया जाएगा तो दूध की मात्रा 60% हो जाएगी। तो आई होप छात्रों आपको यह चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। इसके आगे के क्वेश्चंस को, इसी मिश्रण के क्वेश्चन को हम अपने अगले अध्याय में आपको बताएंगे। ठीक है, अगले टॉपिक्स में पढ़ाएंगे। ठीक है, कल हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा नॉलेज, जो भी मैं कुछ कंसेप्ट दे रहा हूं, जो कुछ भी आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, जिससे मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। ओके।